Good morning to all. Today we are discuss about applications of e-commerce. It means e-commerce के अनुप्रयोग. So here is the 3 points of applications of e-commerce. So let's discuss. First of all, I want to tell you something that is देखिए ई कॉमर्स का उपयोग आजकल ऑनलाइन व्यापार के लिए बहुत किया जा रहा है। इसके द्वारा कंज्यूमर्स को कोई भी वस्तु या सेवा उनके प्रायोरिटी के आधार पर जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर ई कॉमर्स उपभोक्ता को नया व्यापार प्रारंभ करने को सुविधा भी प्रदान करता है। इंटरनेट आपसी संपर्क का सबसे सरल और सस्ता माध्यम होने के कारण दूर दूर के व्यापारी आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्लियर। ऑनलाइन मार्केटिंग का लाभ प्राप्त करने के लिए आजकल अधिक से अधिक कंपनीज ई कॉमर्स के क्षेत्र में आ रही है। इसलिए ई कॉमर्स का जो अनुप्रयोग है वो दिन में दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिटेड एरिया नहीं होता अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। हम बड़ा सा बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका ऑनलाइन बैंकिंग एंड बिलिंग, है ना। देखिए, आजकल ई कॉमर्स का उपयोग वित्तीय सेवाओं के लिए बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कंज्यूमर घर बैठ के ही किसी भी बैंक की सेवाओं का लाभ उठा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करना, है ना, और मनी ट्रांसफ़र करना, जिसे हम धन का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, शेयर्स खरीदी बिक्री आदि, है ना। तो देखिए, यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ता था कि बैंक में जाकर घंटों लाइन लगाकर एक छोटा सा काम करवाना पड़ता था, बट यहाँ पे आजकल बैंक के द्वारा अपने कस्टमर को ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। क्लियर। तो यहाँ पे अपने बैंक का ऐप डाउनलोड करके और उसमें लॉगिन करके कस्टमर बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। क्लियर। देखिए, इसमें ऑनलाइन बिलिंग के माध्यम से कोई भी कंपनी अपने बिल्स को कस्टमर को इंटरनेट के माध्यम से भेज सकती है और उसका भुगतान भी उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। तो बैंक के द्वारा जितनी भी सेवाएं हैं, अब वो उसे ऑनलाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे हम उसकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ इस तरीके से आपको अब बैंक में घंटों लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड आता है वैल्यू चेन ट्रेडिंग एंड कॉर्पोरेट परचेसिंग। ठीक है, देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ई कॉमर्स का, वो इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो है वो प्रोड्यूसर, सेलर और कंज्यूमर, इन 3 से मिलकर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रक्रिया में किसी भी वस्तु के लिए, है ना, उत्पादक, प्रोड्यूसर मतलब होता है उत्पादक, विक्रेता यानी कि सेलर और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, है ना, कि एक श्रृंखला होती है। ये तीनों ही एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि किसी कंज्यूमर या कस्टमर को एक कंप्यूटर खरीदना है। ठीक है, तो खरीदना ये जो प्रोसेस है पूरा, वो किस तरीके से कंप्लीट होता है, आइए देखते हैं। सपोज़ किसी भी कंज्यूमर को एक कंप्यूटर खरीदना है, तो उसके लिए क्या होगा। देखिए, जब किसी भी उपभोक्ता को या कंज्यूमर को कोई भी एक नया कंप्यूटर खरीदना है, उसके लिए वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना, डीलर की वेबसाइट के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भेजेगा। क्लियर। तो डीलर इस ऑर्डर को प्राप्त करके तुरंत प्रोड्यूसर तक पहुंचा देता है। क्लियर। उसके बाद फिर कंज्यूमर हाँ, उसके बाद फिर कंज्यूमर जो है सप्लायर को कंप्यूटर सप्लाई करने का आदेश देता है। सप्लायर एक निश्चित टाइम पीरियड या यानी कि समय अवधि में कंप्यूटर सप्लाई करने का विश्वास दिलाता है। उसके बाद फिर सप्लायर शिपिंग कंपनी की आवागमन क्षमता का आकलन करके कंप्यूटर निर्धारित समय पर भिजवाना सुनिश्चित करता है कि ये कब तक कस्टमर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा, एक एस्टीमेट लगाता है। ओके, उसके बाद फिर शिपिंग कंपनी कंज्यूमर तक कंप्यूटर को पहुंचा देती है। ठीक, तो इस स्टेप से होकर ये वैल्यू चेन ट्रेडिंग एंड कॉर्पोरेट परचेसिंग वाला जो पॉइंट है, ये आपका कंप्लीट होता है।
सबसे पहले कंप्यूटर अगर किसी को लेना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी कस्टमर को लेना है, तो वो सबसे पहले एक डीलर की वेबसाइट के माध्यम से उसको रिक्वेस्ट करेगा। डीलर ऑर्डर को प्राप्त करके तुरंत प्रोड्यूसर तक पहुंचाएगा इसका ऑर्डर। उसके बाद जो कंज्यूमर है वो सप्लायर को कंप्यूटर सप्लाई करने का आदेश देता है। प्रोड्यूसर जो है वो सप्लायर को कंप्यूटर सप्लाई करने का आदेश देता है। सप्लायर एक निश्चित समय अवधि में कंप्यूटर को सप्लाई करने का विश्वास दिलाता है। क्लियर? उसके पहले ये उन्होंने एस्टिमेट उन लोग लगा लेते हैं कि कंप्यूटर या कोई भी प्रोडक्ट उस कस्टमर तक, उसके कस्टमर के एड्रेस तक कब तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर जब सप्लायर शिपिंग कंपनी के आवागमन क्षमता, यहाँ पे शिपिंग कंपनी अलग है, वो शिपिंग करने का काम करती है। ओके, तो सप्लायर जो है शिपिंग कंपनी के आवागमन क्षमता, स्पीड का आकलन करके कंप्यूटर के सप्लाई या कंप्यूटर के पहुंचने की समय अवधि निर्धारित करती है कि ये कब तक पहुंच जाएगा। फिर शिपिंग कंपनी जो है वो कस्टमर तक कंप्यूटर को पहुंचा देती है। ठीक, इस तरीके से ये श्रृंखला चलती है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग एंड सेलिंग। देखिए, आजकल अधिकांश ई कॉमर्स वाली वेबसाइट और कंपनियां सीधे मार्केटिंग, बिक्री और सेवाओं पर अधिक जोर देती है। इस प्रक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर्स नीड, यानी कि कंज्यूमर की ज़रूरत के हिसाब से हमको एक्शन लेना पड़ता है, हमको मार्केटिंग और सेलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर की ज़रूरत को कंज्यूमर की ज़रूरत की इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करके रखनी चाहिए। सेकंड है कलेक्ट डेटा एंड यूज़ इन प्रॉपर वे। ठीक है, उपभोक्ताओं की सूचना को कलेक्ट करके रखना और उसे सही प्रॉपर वे पे यूज़ करना। थर्ड है एडवर्टीज़मेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो प्रोडक्ट्स का एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़रूरी है। क्लियर? बिना एडवर्टीज़मेंट के अच्छी सेलिंग नहीं होती, जो कि एक मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवेयरनेस ऑफ रूल्स। यहाँ पे ई कॉमर्स व्यापार चलाते हुए आपको कुछ रूल्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। एक व्यापारी के लिए कुछ रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी रूल्स पर चलते हुए वो एक व्यापार कर सकता है। अगर उसे रूल्स नहीं पता होंगे, प्रोटोकॉल्स नहीं पता होंगे किसी भी व्यापार का, तो वो अपने व्यापार को सही तरीके से सही वे पे नहीं चला सकता। तो एक व्यापारी के लिए रूल्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी अबाउट द कंज्यूमर्स ऑपरेशंस, यानी कि कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन है ना, जैसे कि पर्सनल डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर है, अकाउंट डिटेल है, एक्सेट्रा। ये सारे इंफॉर्मेशंस को एक व्यापारी को सिक्योर रखना चाहिए ताकि कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम कंस्ट्रेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स की बाधाएं, ई कॉमर्स के नेगेटिव फैक्ट्स। सबसे पहला आता है आपका पुअर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स खराब दूरसंचार सुविधाएं। ठीक है, देखिए, दूरसंचार सुविधाएं होना ई कॉमर्स की रीढ़ है, मतलब कि बेस है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए, यदि ये सुविधाएं स्तरीय नहीं है तो ई कॉमर्स की सफलता में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। तत्काल संपर्क न जुड़ने पर ग्राहक निराश हो जाता है और वेबसाइट बंद कर देता है। यदि आपके व्यापार का जो वेबसाइट है वो तुरंत रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यदि आप उस पर जाके लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है, या ऑर्डर कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप उस किसी भी लिंक पर जा रहे हैं उस वेबसाइट के, वो जल्दी ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ठीक तरीके से उस वेबसाइट यानी कि व्यापार और एक कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर डिले होगा, देर होगी, ठीक तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करेगा, तो आपका जो व्यापार है वो सही तरीके से नहीं चलेगा। कस्टमर आपके वेबसाइट पर दोबारा विजिट नहीं करना चाहेगा। तो वेबसाइट
और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्लियर। सेकंड आता है कॉस्टली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। महंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कारण ई कॉमर्स में बाधाएं आती है। देखिए, ई कॉमर्स की सफलता के लिए कम मूल्य के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये महंगे होंगे तो ई कॉमर्स की लागत अधिक होगी और व्यापारी को उचित प्रतिफल या रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिससे ई कॉमर्स असफल होगा। ठीक है, तो किसी भी व्यापार को चलाने के लिए कम लागत में अच्छी सर्विस या अच्छे प्रोडक्ट्स देना बहुत ज़रूरी है। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ टेक्निकली एफिशिएंट एंड ट्रेंड पर्सनल, यानी कि तकनीकी रूप से दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। ई कॉमर्स को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष और पूर्णतः प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यदि इनका अभाव रहेगा तो ये आपके ई कॉमर्स में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, टेक्निकल एफिशिएंट मतलब ई कॉमर्स मतलब टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी से ही ये चलेगा। तो जो टेक्निकल चीज़ है वो उसमें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और आपके व्यापार को चलाने वाले बहुत सारे कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो जो हैं वो प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड होने चाहिए। क्लियर। तो अगर ये ट्रेंड नहीं होंगे तो वो आपके व्यापार को अच्छी तरीके से नहीं चला पाएंगे। ठीक। तो ये था आपका लैक ऑफ टेक्निकली एफिशिएंट एंड ट्रेन पर्सनल, जिसमें आपको टेक्निकली रूप से स्ट्रांग होना चाहिए और हर एम्प्लॉय आपका टेक्निकली ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पुअर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देखिए, जब कोई भी कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उस बीच एक व्यापारी और कस्टमर के बीच क्या होता है, आपका इशूइंग बैंक आता है। इशूइंग बैंक मतलब जैसे ही आप अपने कार्ड का नंबर डालते हैं या नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वो आपके बैंक से लिंक होता है, आपके इशूइंग बैंक से, जिस बैंक से आप कार्ड इशू कराएं या जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो बीच में आता है। ठीक है, तो आपके बैंक का सर्विस अच्छा नहीं होगा तो व्यापारी को पेमेंट रिसीव नहीं होगा। क्लियर। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पेमेंट जल्दी उसी टाइम आपका पेमेंट हो जाए। क्लियर। अगर ये सही नहीं होगा तो एक व्यापारी को आपका पेमेंट प्राप्त नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लेस नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। देखिए, क्या होता है, अगर किसी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेगा, है ना। तो देखिए, ई कॉमर्स वालों के लिए ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो ऐसे कस्टमर से छूट जाते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने हैं तो ऐसे कस्टमर बनाने हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड हो, तभी वो आपके ई कॉमर्स के कस्टमर बन सकते हैं। क्लियर। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हम उस कस्टमर से छूट जाते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा नहीं होती। क्लियर। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बिल्डिंग बिजनेस ऑन इंटरनेट। थैंक यू।